नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज हम शुक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्र का पूरा नाम शुक्राचार्य था। आइए हम इनके सामान्य परिचय के बारे में देखें। पहला है ग्रंथ का नाम। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आचार्य शुक्र या शुक्राचार्य द्वारा ग्रंथ शुक्र नीतिसार का विशेष स्थान है, जिसे प्राय शुक्र नीति भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं शुक्राचार्य ने अपने ग्रंथ को नीतिशास्त्र कहा है। शुक्राचार्य के अनुसार उन्होंने अपने शिष्यों के सामने ब्रह्मा के नीतिशास्त्र का सार नीतिशास्त्र प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ के उपलब्ध इस विवरण के आधार पर इस ग्रंथ का नामांकन शुक्र नीतिसार ही अधिक मान्यता है, अर्थात शुक्र द्वारा प्रस्तुत नीतिशास्त्र। दूसरा है ग्रंथ का आकार। शुक्र नीतिसार में मूलतः 4 अध्याय हैं और इस ग्रंथ के कुछ संस्करणों में खिल नीति के रूप में 5वां अध्याय भी मौजूद है, जो वास्तव में मूल ग्रंथ का भाग नहीं है। इस ग्रंथ के चौथे अध्याय के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ में कुल 2200 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में उपलब्ध शुक्र नीतिसार के विभिन्न संस्करणों में 2200 से अधिक श्लोक दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर निर्मला भार्गव के अनुसार प्रकाशित ग्रंथों में भिन्न भिन्न श्लोक संख्या है, अतः स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में समयानुसार बहुत हेरफेर होता रहा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी कहते हैं कि मूल ग्रंथ में जोड़े गए अनेक श्लोक कामंदकीय नीतिशास्त्र के विषय वस्तु। शुक्र नीतिसार के प्रथम अध्याय में अन्य विद्याओं की तुलना में नीतिशास्त्र की श्रेष्ठता बताई गई है और राजाओं के 3 प्रकारों, विभिन्न कर्तव्यों, राजा द्वारा घोषणा योग्य कानूनों, राजा की सुरक्षा, दिनचर्या तथा राजधानी नगर के निर्माण के बारे में प्रकाश डाला गया। द्वितीय अध्याय में उत्तराधिकार, युवराज, विभिन्न अधिकारियों तथा विभिन्न प्रकार के लेखों पर विचार प्रस्तुत किए गए। तृतीय अध्याय में राजा और प्रजा के सामान्य कल्याण के लिए नीति उपदेश दिया गया है। चौथे अध्याय को 7 उपभागों में बांटा गया है और विभिन्न उपभागों में विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है, जैसे दंड, अपराध, न्याय, प्रशासन, कोष, दुर्ग, सैन्य प्रशासन, राष्ट्र, विभिन्न वर्ण, 32 विधाएँ, 64 कलाएँ, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, मूर्ति शिल्प आदि। ग्रंथ का रचयिता व रचनातक और रचनाकाल। इस ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक के अनुसार इस ग्रंथ का रचनाकार ऋषि भृगु का पुत्र भार्गव तथा असुरों का आचार्य है, जिसे इसी ग्रंथ में अन्यंत्र शुक्र व काव्य भी कहा गया है। इस विवरण से प्रतीत होता है कि वास्तव में प्राचीन वैदिक ऋषि शुक्र ही है, किंतु यह विचार इतिहास के ज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संभावना प्रकट की जाती है कि यह ग्रंथ प्राचीन ऋषि शुक्र के स्थान पर अन्य किसी शुक्र नामक विद्वान की रचना हो सकती है। यद्यपि शुक्र नीतिसार के रचनाकाल के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, किंतु प्राय सभी आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि यह वैदिक कालीन रचना नहीं है, अपितु यह ईसा के बाद की कृति है। इस संबंध में विद्वानों ने मुख्यतः 4 विचार प्रकट किए। पहला, यह गुप्तकालीन रचना है, यह उत्तर गुप्तकालीन रचना है, यह लगभग 8वीं सदी की रचना है और यह 13वीं शताब्दी या उसके बाद की भी रचना है। वस्तुतः शुक्र नीतिसार ग्रंथ की रचना को एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जाना अधिक उचित होगा। यह कहना अधिक उचित होगा कि इस ग्रंथ की रचना की शुरुआत उत्तर गुप्त काल में हुई, किंतु उसमें विद्वानों ने 17वीं सदी तक लगातार संशोधन एवं परिवर्तन किया। इस प्रकार मूल ग्रंथ को उत्तर गुप्त काल की रचना तथा इसके ग्रंथकार को इसी काल का राजशास्त्री कहा जा सकता है, किंतु यह विचार विश्वसनीय प्रतीत होने के बावजूद निर्विवाद नहीं माना जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं शुक्र नीतिसार या शुक्र नीति में राज्य संबंधी विचार क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम इसके राज्य की उत्पत्ति। शुक्र नीतिसार ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकारा है। इस संबंध में इस ग्रंथ में 2 प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। पहला है, शुक्र के अनुसार ब्रह्मा द्वारा राजा को प्रजा सेवक या प्रजादास बनाया गया है, जो वेतन वृत्ति के रूप में प्रजा से राजस्व प्राप्त करता है
और उसका स्वामित्व प्रजा की रक्षा के लिए ही है। यह उल्लेखनीय है कि शुक्र ने यहाँ राजा की नियुक्ति ब्रह्मा द्वारा बताकर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। वहीं राजा को प्रजा सेवक बताकर उसे प्रजा कल्याण के दायित्व पर बल दिया है। दूसरा, जब विश्व में कोई स्वामी न था अर्थात सर्वत्र अराजक व्यवस्था थी और सभी व्याकुल हो इधर उधर दौड़ने लगे, तब प्रभु विधाता ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया। शुक्र कहते हैं कि जहाँ तक शुक्रनीति सार का संबंध है, यह केवल जीवानंद विद्यासागर भट्टाचार्य द्वारा संपादित संस्कृत टीपा में ही उपलब्ध है। यदि इसे हम शुक्र द्वारा रचित मूल ग्रंथ का भाग माने तो यह कहना उचित होगा कि यहाँ शुक्र ने मनु का अनुकरण किया है और शुक्र ने भी अपने ग्रंथ की रचना में मनु के प्रभाव को स्वीकारा है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के रूप में मनु का हरण किया है, किंतु उन्होंने मनु की तरह राजा को नरदेव नहीं माना है। राज्य का उद्देश्य एवं महत्व। शुक्र ने प्रत्यक्ष रूप से राज्य के उद्देश्य एवं महत्व का प्रतिपादन नहीं किया है, किंतु उन्होंने राजा के जो कर्तव्य बताए हैं, राजपद एवं नीति शास्त्र का जो महत्व बताया है, उससे ही राज्य के उद्देश्य एवं महत्व को जाना जा सकता है। शुक्र के अनुसार राजा न्याय कार्य द्वारा प्रजाजन को त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि कराता है। राजा प्रजाजन की समृद्धि का वैसा ही आधारभूत कारण है जैसे चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का होता है। जैसे मल्लाह के बिना या नाविक के बिना समुद्र में नौका नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राज्य या राजा के नेतृत्व के अभाव में प्रजाजन के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। शुक्र ने नीतिशास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र का महत्व बताते हुए इसे धर्म अर्थ एवं काम का मूल तथा मोक्ष का दाता बताया है। राज्य की परिभाषा एवं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में सप्तांग राज्य के रूप में राज्य की परिभाषा करने की परंपरा रही है। शुक्र ने भी इसी का अनुकरण किया है। शुक्र के अनुसार राज्य 7 अंगों से बना सावयवी है। वह स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग तथा बल सेना के सहयोग से बना है। शुक्र ने राज्य के इन विभिन्न निर्माणक तत्वों को मानव शरीर के विभिन्न अंगों से तुलना करते हुए कहा है कि राज्य के इन 7 निर्माणक तत्वों में स्वामी राजा सिर है, अमात्य नेत्र है, सुहृदय कर्ण है, कोष मुख है, बल मन है, दुर्ग भुजाएं हैं और राष्ट्र पैर है। शुक्र ने राजा को 7 अंगों वाले सावयव शरीर के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने राजा को सिर की उपमा देकर यह स्पष्ट किया है कि राज्य रूपी शरीर में सर्वोच्च स्थान राजा का होता है और वह समस्त राज्य प्रशासन का नियंत्रण करता है। अमात्य मंत्री प्रशासन का निरीक्षण करते हैं। सुहृदय सूचनाओं को राजा तक पहुंचाते हैं। कोष राजा को भौतिक सामग्री दिलाता है और बल सेना राज्य के उत्साह को बनाए रखते हैं। दुर्ग राज्य की रक्षा में सहायक होते हैं और राष्ट्र भूमि व प्रजाजन राज्य को आधार प्रदान करता है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में राज्य का सावयव सिद्धांत द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट राज्य की प्रकृति का सिद्धांत है। अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा पश्चिमी विचारकों ने व्यक्तियों और राज्य के बीच संबंधों को बताने की कोशिश की है। इसी अर्थ में शुक्र का राज्य का सावयव सिद्धांत पश्चिमी विद्वानों से भिन्न है। राज्य के निर्माणक तत्व। राज्य के सप्तांग सिद्धांत सावयव सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य के 7 निर्माणक तत्व स्वीकार हैं। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा सुहृदय, चौथा कोष, 5वां राष्ट्र, 6ठा दुर्ग और 7वां बल या सेना। गार्नर व गिलक्राइस्ट जैसे आधुनिक पाश्चात्य विचारकों ने राज्य के निम्नलिखित 4 तत्व स्वीकारे हैं: जनसंख्या, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुसत्ता। शुक्र एवं पाश्चात्य विद्वानों के राज्यों के निर्माण तत्वों संबंधी उपरोक्त विवरण से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि शुक्र के विवरण में जनसंख्या, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुसत्ता के चारों तत्वों को तो स्थान दिया ही गया है, इसके अलावा अन्य निर्माणक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने राष्ट्र नामक तत्व के अंतर्गत प्रदेश तथा इसमें निवास करने वाली जनसंख्या को शामिल किया है।
शुक्र ने अपने ग्रंथ में राजा व अमात्य मंत्री परिषद पर जो कार्य बताए हैं उससे स्पष्ट है कि उन्होंने राजा एवं अमात्य को सरकार के समान माना है। शुक्र की स्वामी राजा की अवधारणा में प्रभु सत्ता का तत्व भी मौजूद है। शुक्र के अनुसार राज्य का स्वामित्व इष्टा प्राप्त होना अत्यंत श्रेष्ठ है, अर्थात राजा काल का कारण युग निर्माता है और अच्छाई एवं बुराई के चलन का कारण होता है। अपने दंड के भयावह प्रयोग के द्वारा उसे अपनी प्रजा को उसके धर्म में स्थित रखना चाहिए। शुक्र नीति के इन प्रसंगों में बीके सरकार ने स्वामित्व, इष्टा तथा दंड शब्दों का अर्थ प्रभु सत्ता, सोवरेंटी के रूप में किया है। शुक्र द्वारा वर्णित राज्यों का वर्गीकरण। पहला है वर्गीकरण का राजनीतिक आधार। यह वर्गीकरण केवल राजतंत्रात्मक राज्यों से ही संबंधित है। यह शुक्र के युग में प्रचलित राजतंत्रात्मक साम्राज्यवादी शासन प्रणाली से संबंधित है। वर्गीकरण का आर्थिक आधार। शुक्र ने राज्यों के वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार राज्यों की वार्षिक आय या राजस्व की प्राप्ति को माना है। तीसरा है वर्गीकरण का नैतिक आधार। इस वर्गीकरण का आधार इस नैतिक सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि राज्य की यह आय प्रजा को पीड़ा दिए बिना प्राप्त होनी चाहिए। और चौथा है शासकों की पारंपरिक स्थिति। शुक्र ने केवल सार्वभौम शासक के प्रसंग में ही प्रभु सत्ता या ईश्वरता का उल्लेख किया है। इससे यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि अन्य शासक उसके अधीन होते हैं, अर्थात वे सार्वभौम शासक को कर देते हैं और स्वयं में स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ताक शासन नहीं होते हैं। आधुनिक दृष्टि से शुक्र नीतिसार राज्यों का वर्गीकरण उपयोगी नहीं है, किंतु प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह तत्कालीन राजनीतिक सामंतवादी साम्राज्य वाली प्रणाली के संगठनात्मक पक्ष पर प्रकाश डालता है। शुक्र द्वारा राज्यों का वर्गीकरण। राज्य या शासक का प्रकार एवं पद और प्रजा को पीड़ा दिए बिना राज्य की वार्षिक आय। पहला है जैसे सामंत 1 लाख से 30 लाख कर्ष तक, मांडलिक 3 लाख से 10 लाख कर्ष तक, राजा 10 लाख से 20 लाख कर्ष तक वार्षिक आय। चौथा है इसके अंतर्गत महाराजा 20 लाख से 50 लाख कर्ष तक कर प्राप्त करने वाला, स्वराट 50 लाख से 1 करोड़ कर्ष तक वार्षिक कर प्राप्त करने वाला, सम्राट 1 करोड़ से 10 करोड़ कर्ष तक वार्षिक कर या राजस्व प्राप्त करने वाला, विराट 10 करोड़ से 50 करोड़ कर्ष तक वार्षिक कर या राजस्व प्राप्त करने वाला, और सार्वभौम 50 करोड़ कर से अधिक आय तथा जिसके अधीन 7 महाद्वीपों से युक्त संपूर्ण भूमि हो। इस प्रकार शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति और राज्य के वर्गीकरण के बारे में विशुद्ध विवरण प्रस्तुत किया है। थैंक यू।